हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नव्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेके आए हैं 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूरी कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स को कवर करेंगे। इस 21 क्वेश्चन में आपको जो अब पेपर कैंसिल हुआ है, आज एनटीए का ऑफिशियल नोटिस आया है, उसमें आपको ये 100% मतलब गारंटी समझिए कि इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएगा, भले ही वैल्यू बदले। तो ये 21 क्वेश्चन जो है बेटा इस चैप्टर में हमने वो पिक किए हैं जो लास्ट टू 5 ईयर, लगभग 5 ईयर में जो या तो रिपीट हुए या जिस सीक्वेंस में उस क्वेश्चन को पुट किया गया है वैल्यू चेंज करके। ये हमने एक एनालिसिस की है। जेई मेंस के पेपर, नीट पीवाई को, एआईपीएमटी का एग्जाम होता था, इन सबको मिला के हमने एक एनालिसिस की गई है। और उस एनालिसिस के बेस पे हमने ये पिक किया है कि ये क्वेश्चन अगर हम करके जाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो जरूर इस चैप्टर से आपको इस यूट्यूब चैनल से मिलेगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते बेटा जी। मुद्दे की बात सुनिए। पहला क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, देखो आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है बेटा जी। सुनिए ध्यान से, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन के रिगार्डिंग आपको कुछ ज्यादा कहानी सोचनी नहीं है। देखो क्या नहीं सोचना है बेटा, दो बातें याद रखनी है। पूरी थर्मोडायनामिक्स में केमिस्ट्री की बात करें तो केवल तीन ऐसे पैरामीटर हैं जो पाथ फंक्शन है, उसके अलावा सब स्टेट फंक्शन आपको मानने हैं। पाथ फंक्शन कौन है बेटा? पाथ फंक्शन जो है वो हमें मोटे मोटे तीन याद रखने हैं, उसके अलावा कुछ भी दिखे आप उस पे स्टेट फंक्शन पे टिक करेंगे। पाथ फंक्शन जो है बेटा वो तो एक तो होता है वर्क डन, ठीक है, जिसको डब्ल्यू से लिखते हो। एक होती है बेटा हीट, और एक होती है हीट कैपेसिटी। दूसरा जो है वो बेटा वो होती है हीट, जिसके सिंबल को हम क्यू से लिख रहे हैं। और एक होता है बेटा हीट कैपेसिटी। ये तीन ही पैरामीटर है जिनको हमें क्या मानना है बेटा? पाथ फंक्शन मानना है, हीट कैपेसिटी। तो दैट इज सी लिख देंगे हीट कैपेसिटी को। तो ये तीन पैरामीटर है बेटा। इसके अलावा कोई भी दिखे आपको आंख बंद करके स्टेट फंक्शन मान लेना है। ये पूरी थर्मोडायनामिक्स का यही कंक्लूजन है, स्टेट और पाथ फंक्शन। स्टेट और पाथ फंक्शन में मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। पाथ फंक्शन वो होता है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, एज वेल एज बेटा किसके ऊपर डिपेंड करे? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे बेटा, और एज वेल एज किसके ऊपर डिपेंड करे ये बेटा? स्टेट और पाथ फंक्शन की जो कहानी है ये किसके के ऊपर डिपेंड करता है? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करता है ये पाथ फंक्शन, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करेगा बेटा। उसके अलावा बेटा हम बात करें तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पाथ फॉलोड, किस पाथ को उसने फॉलो किया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप शॉर्ट पाथ फॉलो करोगे तो उसमें अलग वो एनर्जी लगेगी, अगर कहीं आप लॉन्गर पाथ से ट्रेवल कर रहे हो तो एनर्जी अलग लगेगी। तो इसलिए पाथ पे भी डिपेंड करता है और इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे बेटा जी आप कोई भी एग्जांपल समझिए कि आप अपने घर से और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पाथ फॉलो करोगे, तो उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप में अलग अलग टाइप की एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी, इसलिए उनको पाथ फंक्शन माना जाता है। वर्क डन, हीट और हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये तीन पैरामीटर है। इसके अलावा उसने पूछा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उसने विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट स्टेट फंक्शन, है इसका मतलब है वो पूछना चाह रहा है पाथ फंक्शन क्या है। तो आपको देखो पाथ फंक्शन क्या क्या थे बेटा, देखो इसमें दो ऑप्शन होते हैं बेटा, करेक्ट, क्यू भी पाथ फंक्शन है और डब्ल्यू भी। तो ये याद रखना, क्यू और डब्ल्यू ये स्टेट फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि डेल यू क्या होता है बेटा? इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? डेल यू होता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या कहता है बेटा? डेल यू जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो एक स्टेट फंक्शन होती है, तो वो क्यू प्लस डब्ल्यू एक दे रखा है, तो ये स्टेट फंक्शन है, ए ऑप्शन। बी और सी ऑप्शन क्या है? पाथ फंक्शन है। और लास्ट ऑप्शन भी क्या है? ये हमने याद रखा है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो भी क्या होती है? स्टेट फंक्शन। तो ये एक इक्वेशन है, तो ये दोनों तो स्टेट फंक्शन है और ये केवल पाथ फंक्शन है। तो इसका बी और सी से राइट आंसर होता बेटा। ए आई पी एम टी का क्वेश्चन था। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, बिना देरी की। स्टेट और पाथ फंक्शन में इससे बाहर कोई भी रामायण नहीं पूछी जाएगी। एक चीज जो ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको दिक्कत करती है बेटा, मैं इस क्वेश्चन के साथ उसी को इस चैप्टर में कवर कर दे रहा हूँ। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है ना, आपको बहुत से क्वेश्चन इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को देखने को मिलेंगे बेटा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है ना। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का भी एक मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप याद रख लीजिए, उसके अलावा जो बच गई वो सब एक्सटेंसिव हो गई। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये अपने सिलेबस में दो तरह की प्रॉपर्टी है, इनके भी क्वेश्चन आने की होप है ना। उसका क्वेश्चन मैंने नॉर्मली, क्योंकि थ्योरी का पार्ट है इसलिए नहीं ऐड किया। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जो
और डायरेक्ट ऐड नहीं होती, जिनको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। दूसरी बात जो इंडिपेंडेंट होती है अपॉन अमाउंट, या इंडिपेंडेंट होगी अपॉन अमाउंट, पहली बात तो इंडिपेंडेंट होगी बेटा अपॉन अमाउंट के ऊपर, और ये नॉट एडिटिव होंगी बेटा, इट इज नॉट एडिटिव, ये नॉट एडिटिव होंगी, इट इज नॉट एडिटिव, तो ये एडिटिव नहीं होंगी बेटा, इट इज नॉट एडिटिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसका उल्टा होता है ना, इनको हम ऐड कर सकते हैं और ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, इट इज एडिटिव, इट इज एडिटिव, इनको ऐड कर सकते हो, और ये बेटा किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट इज अमाउंट डिपेंडेंट, तो ये अमाउंट डिपेंडेंट भी होती है बेटा, इट इज अमाउंट डिपेंडेंट, इट इज अमाउंट डिपेंडेंट। तो अब इसके केस में क्या होगा, ये इंटेंसिव होगी और ये एक्सटेंसिव होगी। अब इसके केस में अगर दो बातें समझे बेटा, तो लास्ट दो कहानी क्या है, इनके एग्जाम्पलों को याद कैसे रखें, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल आप याद रखिए, जिनमें भी जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, ये सब क्या आएंगे बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा एग्जांपल क्या है, जितनी भी हमारे जैसे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टियों का रेशियो, जैसे डेंसिटी हो गई, ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टियों का रेशियो जितना भी होगा वो हमेशा इंटेंसिव हो जाएगा। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टियों का रेशियो जैसे डेंसिटी हो गई, मोलर वॉल्यूम हो गया, मोलर वर्ड किसी से पहले लग जाए बेटा वो इंटेंसिव है, मोलर वॉल्यूम अगर लग जाए बेटा वो इंटेंसिव है, और स्पेसिफिक वर्ड किसी के आगे लग जाए बेटा वो इंटेंसिव है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा। और जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, जिनको हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, ठीक है, ये आपको मेजरली ध्यान रखना है। जैसे और एक दो बातें, ईएमएफ जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो, ई सेल हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नोट सेल हो गया, पीएच हो गई, ये सब बेटा जी, मोटी मोटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब इंटेंसिव है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो इनको हम बेटा जी किस में रखते हैं बेटा जी, याद रखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसके अलावा जो भी डायरेक्ट जितनी भी एनर्जी है दुनिया में वो सब एक्सटेंसिव है, जितनी भी एनर्जी की टाइप है, जैसे डेल यू, डेल एच, डेल जी, ठीक है, जितनी भी एनर्जी की टाइप है, डेल ए, ठीक है, ये जितनी भी एनर्जी है, एंट्रोपी है जिनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, जैसे एंट्रोपी को डायरेक्ट जोड़ सकते हो, ठीक है, जितनी भी फोर्स है उनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, चार्ज है उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हो, हीट है उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हो, तो ये एक्सटेंसिव हो गई। मास, लेंथ, वॉल्यूम, ये सब क्या आ जाएगी बेटा, मास हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब क्या होती है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जिनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो ये मैंने एक मोटा मोटा आइडिया आपको दिया इस क्वेश्चन के थ्रू, आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, देखिए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे उसने कहा कि एक प्रोसेस किया गया जिसमें 500 जूल तो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई और वर्क हुआ 200 जूल बाय द सिस्टम। देखो इसमें एक साइन कन्वेंशन के लिए क्वेश्चन समझाने के लिए लिया गया है, बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेटा क्या कहता है कि टोटल इंटरनल एनर्जी का सम जो होता है वो बेटा जी होता है क्यू प्लस डब्लू के बराबर होता है बेटा, क्यू प्लस डब्लू होता है। अब इसमें साइन कन्वेंशन है, एक बात याद करो, अगर वर्क डन के बारे में साइन कन्वेंशन लिखना हो तो वर्क डन अगर बाय द सिस्टम है, क्या है बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वो तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, अगर हम क्या करें बेटा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, ऑन द सिस्टम हो, तो बेटा उसको हम क्या मानते हैं बेटा, पॉजिटिव मानते हैं बेटा। नेगेटिव और पॉजिटिव ये कन्वेंशन साइन कन्वेंशन का मुद्दा है, ठीक है। अब हीट अब्जॉर्ब होती है तो हीट पॉजिटिव होती है, अगर हीट अब्जॉर्ब है तो हीट पॉजिटिव लेनी है, और हीट इवोल हो रही है तो हीट नेगेटिव लेनी है बेटा, तो ये पॉजिटिव होती है, और हीट इवोल होती है तो उसको नेगेटिव ले लेते। तो हीट इवोल कर जाए तो उसको बेटा जी आप क्या ले लेते हो, नेगेटिव। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। 500 जूल हीट अब्जॉर्ब हो रही है, तो इसका मतलब क्वेश्चन की सेंस क्लियर है बेटा, पूरी पूरी क्या कह रहा है, क्यू जो है वो 500 जूल है तो प्लस का 500 जूल है, याद। और वर्क डन बाय द सिस्टम है वो 200 जूल है, तो डब्ल्यू कितना है बेटा, माइनस का 200 जूल है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इंटरनल एनर्जी पूछिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो दोनों का सम कर दो, 500 माइनस 200, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 300 जूल। तो 300 जूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये रेजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन है बेटा। रेजोनेंस एनर्जी क्या कैसे सोल्व करते हैं, देखो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन का, और रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है बेंजीन की। तो ये देखो रेजोनेंस एनर्जी ये बेंजीन होती है बेटा, इसकी रेजोनेंस एनर्जी आपको क्वेश्चन में दी है ना, वो दे रखी है आपको बेटा माइनस का 150.4। रेजोनेंस हमेशा क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। अब उसने कहा इट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन वुड बी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन दे रखा है एक हिंट कि साइक्लोहेक्सेन यानी एक पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है बेटा। तो ये मैंने इधर पाई बॉन्ड लगाया, एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए एनर्जी दी गई बेटा माइनस का अगर इस प्रोसेस की बात करें तो इस पूरे प्रोसेस में मतलब ये रिड्यूस होके क्या बन जाएगी, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन बनाने का जो वैल्यू दिया है वो 100 माइनस की वैल्यू है 119.5 किलो जूल पर मोल है बेटा। एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए इतनी एनर्जी है। अब बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ ली, तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है बेटा, तीन। तो एक पाई बॉन्ड की वैल्यू हमें पता है, तो तीन पाई बॉन्ड से ये करने बनेगी साइक्लोहेक्सेन। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कितनी चाहिए बेटा, तीन गुना, तो 3 × 195। तो अब आपको क्या करना होता है बेटा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जब भी पूछे तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछी है, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या कर देंगे बेटा बताओ, सीधा सा फॉर्मूला, कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का डिफरेंस। तो कैलकुलेटेड रेजोनेंस एनर्जी आप ऐसे लिखिए, ये कैलकुलेटेड आ रही है, और ये एक्चुअल रेजोनेंस एनर्जी है। तो एक्चुअल रेजोनेंस एनर्जी को घटाओ तो कैलकुलेटेड में, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसमें कितनी आ जाएगी बेटा, 5 × 15, एक 9 × 27 और एक 28, 11 × 9 × 27 और एक 28, 3 × 2 = 5, 358 कुछ वैल्यू आ गई बेटा माइनस की। और ये वैल्यू माइनस की 150, तो प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 150.4। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो बेटा वो माइनस का ही बच रहा है, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारी नियरली माइनस की बचेगी बेटा। अगर हम इसको 350 माने और 150 घटाएं तो 200, तो 208 के पास वैल्यू आ गई बेटा, इतनी किलो जूल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सुनिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वर्क डन इन, ये देखो वर्क डन जो है इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में, है ना, कुछ केसेस में आइसोबारिक का भी पूछ लेता है। सुनिए ध्यान से, उसने कहा एक्सपेंशन एंड हीट अब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन 5 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट कोई 10 एटमोस्फियर प्रेशर आइसोथर्मली एक्सपेंड किया गया है इन वैक्यूम अंटिल वॉल्यूम 15 लीटर। आप एक बात याद रखिए पूरी कहानी में, जब भी कोई आइसोथर्मल प्रोसेस आए, मैं एक मोटी मोटी बात बता देता हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, याद रखिए पाथ कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे इसने दे रखा है तो चलो अच्छी बात है, उसने लिख दिया रिवर्सिबल पाथ है, और पाथ से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल पाथ हो, आइडियल गैस हो, ठीक है। और आपको आइडियल गैस के अलावा क्या लिखा मिलना चाहिए, वैक्यूम या फ्री स्पेस, वैक्यूम या फ्री स्पेस आपको अगर मिला है, वैक्यूम या फ्री स्पेस बेटा, तो फ्री स्पेस या वैक्यूम दिया गया है तो बेटा जी उसके केस में बेटा जी क्या करेंगे, हमेशा जो इंटरनल एनर्जी, देखो उसने कहा है चूज द वर्क डन इज एक्सपेंशन और एंड हीट अब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन 5 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, वर्क डन इन द एक्सपेंशन, हीट अब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन 5 लीटर ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो इसमें याद रखिए जब भी फ्री स्पेस या वैक्यूम में दे रखा हो, आइडियल गैस का जिक्र आ ही गया क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना था बेटा, जैसे ही आइडियल गैस का जिक्र आए बेटा, ये मैंने दिखाया, तो आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा क्या मानना है, जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैस के केस में वो फंक्शन होती है ओनली टेम्परेचर का, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा, इसलिए डेल्टा यू हमेशा आइडियल गैस के लिए क्या होती है बेटा, जीरो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइडियल गैस होना जरूरी है और आइसोथर्मल प्रोसेस होना, तो ही अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगाओ तो डेल यू इज इक्वल टू क्या कहता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब कोई एक निकाल दो, क्यू बराबर क्या आ गया बेटा माइनस डब्ल्यू, उसने दोनों पूछ लिए, वर्क डन भी बताना है और एक्सपेंशन में हीट अप जो भी है इवोल हो रही है वो भी बतानी है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा एक्सपेंशन का, वर्क डन रिवर्सिबल पाथ का है ना, इसने लिखा है क्या 5 लीटर ऑफ आइसोथर्मली, वैसे कुछ लिखा नहीं है, रिलीफ 5 लीटर वाइल गैस एट 10 एटमोसफियर प्रेशर, ठीक है। तो इनटू वैक्यूम, एक्सपेंड इनटू वैक्यूम अंटिल वॉल्यूम इज 5 लीटर, पी एक्सटर्नल क्या होगा बेटा, वी फाइनल, पी इनिशियल ये तो होता है, ठीक है।
अगर एक्सपेंशन कर रहे हो इस तरह का, तो 5 लीटर से कितने बजा रहे हो बेटा, एक्सपेंड कर रहे हो अगेंस्ट, है ना। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का, तो इरिवर्सिबल पाथ के अकॉर्डिंग करेंगे इसका। तो इरिवर्सिबल पाथ के अकॉर्डिंग डब्ल्यू इरिवर्सिबल का ये होता है। पी एक्स्ट्रा आपको दिया गया 10 ATM, और वॉल्यूम का चेंज कितना आ जाएगा, 15 - 5, 10 × 10 तो 100 लीटर ATM आ जाएगा। वो लगभग लगभग बेटा कितना होगा बेटा, 1 जूल के बराबर होगा, माइनस का 1 जूल होगा बेटा। ठीक है, माइनस का 1 जूल है। तो हीट कितनी आ जाएगी, +की 1 जूल। तो हीट का आंसर कितना हो जाएगा, +1 जूल। तो ये आंसर था बेटा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लेते हैं, 2 मिनट सुनो बेटा। ये दे रखी है आपको बेटा, ये क्वेश्चन भी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा कि कोई प्रोसेस है, उसमें एंथैल्पी चेंज दे रखे, इंटरनल एनर्जी दिखाने लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन लगती है बेटा, डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू। जब केमिकल चेंज दे रखा हो तो चेंज इन मोल होते हैं। तो इस रिएक्शन के पहले चेंज इन मोल निकालो, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट, ओनली गैसियस मोल कंसिडर करिए जाते हैं। तो ये आ जाएगा डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी कितना आ गया बेटा, डेल्टा एन जी आ गया आपका 2 - 4, तो -2। तो डेल्टा एच आपको दे रखा है कितना, प्लस का 15 किलो जूल। डेल्टा यू पूछा है, डेल्टा एन जी आ गया 2, और आर की वैल्यू क्या लेंगे, जूल वाली लेंगे, क्योंकि किलो जूल में दे रखी, तो 8.13, और टेम्परेचर कितना दे रखा है। तो इससे डेल्टा यू आ जाता बेटा 15, प्लस में ये वैल्यू हो जाएगी लगभग, मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 18 × 2 = 16, 17, 5100 जूल। ये किलो जूल में ये याद रखना है, इसको किलो जूल में बदलो तो 10 की पावर -3। तो बेटा ये मोटा मोटा ऐसा समझो, किलो जूल में आप निकालो तो ये लगभग आ गया 5.1, तो ये आ जाएगा 20 किलो जूल पर मोल के आसपास। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, सुनिए। अगला क्वेश्चन है वर्क डन का बेटा। वर्क डन कैसे निकालते हैं बेटा, वर्क डन का देखो, वर्क डन का क्वेश्चन है, और उसने कहा है रिवर्सिबल लिख दिया इसने, देखो इस क्वेश्चन में हिंट भी दे दिया। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 28 एटमोस्फेयर टू 10 एटमोस्फेयर तक दे रखा है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस 25 डिग्री पे। तो वर्क डन रिवर्सिबल पाथ का क्या होता है फॉर्मूला बेटा, W फॉर रिवर्सिबल पाथ इज इक्वल टू आता है बेटा, माइनस का 2.303 NRT लोग बेटा V फाइनल आता था, तो V फाइनल को हम लिख देंगे P इनिशियल अपॉन P फाइनल, है ना, log 10। अगर ये वॉल्यूम में होता तो V फाइनल ऊपर आता, तो माइनस का 2.303, N कितने मोल है, 1 मोल दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है, कैलोरी में लेनी है तो 2 कैलोरी, टेम्परेचर कितना दे रखा है 25 का, मतलब 298 केल्विन हो गया, लोग बेस 10। पी इनिशियल कितना है 20, और पी फाइनल कितना हो गया बेटा 10, तो लोग 10 की वैल्यू 2, तो ये वर्क डन कैसा आएगा, रिवर्सिबल का नेगेटिव। तो ये वैल्यू राउंड ऑफ करके लिख देता हूँ मैं, 2 दूनी 4, ये बेटा नियरली 4.5 आ गया, और इसको 298 को मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301, तो इसको सोल्व कर लेंगे। ये आंसर बेटा जी याद रख लेना, ये आएगा कैलोरी में, क्योंकि कैलोरी में आर सब्स्टिट्यूट किया है, तो इतना कैलोरी आंसर होगा वर्क डन का। अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं बेटा जी, बिना देर किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेशनशिप। देखो ये इसलिए क्वेश्चन उठाया क्योंकि इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो मैं इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक तो इस क्वेश्चन को लेने का मतलब है, पहले तो हमें हीट कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, हीट कैपेसिटी होती है, इसको हम सी से लिखते हैं। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है Q/डेल्टा T, यानी कितनी अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब हो या इवोल हो बाई चेंजिंग द टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेल्सियस। दूसरा जो हीट कैपेसिटी होती है इसमें, वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कैसे लिख देंगे बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप लिख दोगे CS से, तो वो क्या आएगा Q/डेल्टा T। 1 ग्राम सब्सटेंस को हीट करने के लिए जितनी लगेगी उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। एक बेटा इसमें आता है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, CM। ये CM से लिखेंगे, ये CS से। तो इसमें क्या हो, 1 मोल के कंपोनेंट को हीट करें तो उसमें कितनी अमाउंट हीट ऑफ जो होती है, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। और उसमें कितना टेम्परेचर चेंज आए बेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा जी। तो टेम्परेचर चेंज 1 डिग्री सेल्सियस का 1 का होना चाहिए। मोलर हीट कैपेसिटी हो गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई, हीट कैपेसिटी हो गई। अब इनके बेस पे CP/CV कैसे बना, तो मैं एक इक्वेशन बताता हूँ, डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T। आप इस इक्वेशन को डेल्टा T से डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और डेल्टा T से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू हमारी वही आ जाएगी बेटा जो हमें चाहिए होती है।
NR डेल्टा टी अपॉन डी टी। तो ये इक्वेशन अगर इनको हम मोलर हीट कैपेसिटी में लिखते हैं, जैसे मोलर हीट कैपेसिटी अगर पहले लिख दिए मोलर हीट कैपेसिटी, एक समझ लो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी बेटा, सी वी एम। तो ये आ जाएगी बेटा आपकी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या आ जाती है बेटा। तो इसको आप हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखते हो, डेल्टा टी लिखते हो और एन लिखते हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट हीट एट वॉल्यूम पे डेल्टा यू लिखी जाती है, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी अपॉन एन हो जाता है बेटा। तो इसी को ऐसे ही कांस्टेंट हीट पे, तो यहाँ पे डेल्टा एच बाई डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए, तो बेटा ये क्या आ जाएगी सीवीएम, है ना। इन इक्वेशनों में ऐसे सीपीएम लिख सकते थे। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो बेटा क्या होती है, कांस्टेंट, यानी सीपीएम कैसे लिखोगे, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, उसको क्यूपी अपॉन लिखोगे बेटा डेल्टा टी अपॉन एन। तो ये वैल्यू बेटा क्या जाएगी, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एन टू एन। तो इसको इक्वेशन, इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू बेटा जी उन दो कंडीशन की वजह से हो जाएगी सीपीएम, और ये हो जाएगी बेटा सीवीएम, और ये हो जाएगी बेटा एनआर। तो सीपीएम सीवीएम, और ये भी यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा बेटा मल्टीप्लाई में, तो एन तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप एक बात याद रखिए, सीपीएम की फॉर्म में जब मोलर हीट कैपेसिटी पूछी गई हो तो वो तो डिपेंड करती है किसी भी मोल पे नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए सीपीएम और सीवीएम का डिफरेंस फॉर 10 मोल, तो आर ही रहता। लेकिन अगर सिर्फ सीपी माइनस सीवी पूछा है तो वहां फॉर्मूला लगता है एनआर। तो इस जितने मोल बदलोगे उतने बदलते, इसलिए ये क्वेश्चन दिया, इसमें मैंने पूरी डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दी। जो आ सकती है या जो हो सकती है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बेटा। ठीक है, सीपीएम इसको मेयर इक्वेशन भी कहते हैं। इन इस इक्वेशन को मेयर इक्वेशन या मेयर फॉर्मूला भी कहते हैं, इनको मेयर इक्वेशन या मेयर फॉर्मूला कहा जाता है बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं है। अगला आ जाओ, आइसोथर्मल कंडीशन है, उसके ऊपर कोई गैस को 300 केल्विन पे एक्सपेंड किया गया 0 पॉइंट अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है, देखो ना तो इसमें रिवर्सिबल पाथ का जिक्र है ना इरिवर्सिबल का। जब ये स्टेटमेंट आए अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये हमेशा इरिवर्सिबल पाथ को बताएगा। और किसी भी न्यूमेरिकल में 3 प्रेशर की वैल्यू हो तब भी इरिवर्सिबल, मिनिमम प्रेशर मिनिमम वर्क डन पूछा गया हो तब भी इरिवर्सिबल को बताएंगे। तो एक्सपेंशन का वर्क डन क्या होगा बेटा, इरिवर्सिबल का आ जाएगा वही माइनस का पी एक्सटर्नल, और वी फाइनल माइनस क्या होता है, वी इनिशियल। तो पी एक्सटर्नल कितना होगा बेटा, माइनस का 2 बार, और ये कितना हो गया बेटा, एक्सपेंशन 0.25 माइनस 0.1। तो ये वैल्यू घटाएंगे तो बेटा ये बचेगा माइनस का 0.15, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.3। ठीक है, लीटर बार और लीटर एटीएम लगभग सेम से है, तो इसको जूल में बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, N2 101 जूल होता है रियली, तो आप 100 जूल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 लीटर एटीएम ये लिख लेंगे, 1 लीटर एटीएम में 101 जूल होता है बेटा, तो इसलिए जूल में वैल्यू आ गई इतनी, माइनस का 0.03। N2 क्या लिख देंगे बेटा, माइनस का 0.03, और N2 में क्या लिख दोगे बेटा बोलो, N2 100। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, 1 मिनट सुनो। तो बेटा आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन करेंगे, जो 21 क्वेश्चनों की सीरीज, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।